अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हमने स्टार्ट करना है। पेज नंबर 80 आप लोग निकालें। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट एक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन. We observe various effects of forces. Some forces produce acceleration, de-acceleration in body. Some tend to turn it around the point. Some forces balance each other, acting in opposite direction. All those forces which act parallel to one another are called parallel forces. The point of application of such forces may be different. सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अभी मैंने रीड आउट की है वो क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स मीन के फोर्स जो है वो हमेशा किसी डायरेक्शन ही में एक्ट करेगी. ठीक है. फोर्सेस जो है इसके बहुत सारे इफेक्ट अभी हम पढ़ के आए हैं. कुछ फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, कुछ फोर्सेस डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, कुछ जो है वो बॉडी को टर्न कर देती हैं, कुछ फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस कर देती हैं डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो एक्ट कर रही हों. तो तमाम की तमाम बेटे फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्स कहते हैं. पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है. ऑल दोज फोर्सेस विच एक्ट पैरेलल टू वन अनदर आर नॉन एज पैरेलल फोर्स. ठीक है. इनका फिर आगे आपको बताया हुआ है लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस. नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हैं, इफ अ पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड like parallel forces, and if their direction are opposite to one another they are called unlike parallel forces. These three forces F1, F2 and F3 are shown in figure 4.1 acting on the rigid body at different points. Here the forces F1 and F2 are like parallel forces but F2 and F3 are unlike parallel forces. आगे आप जो टॉपिक हमने भी स्टार्ट किया, टॉपिक नंबर 4.1, यहाँ पे बेटे आपको दो फोर्सेस के बारे में बताया है. एक आपको बतानी है लाइक पैरेलल फोर्स और एक आपको बतानी है अनलाइक. पहले हम आते हैं लाइक फोर्सेस की तरफ. लाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्स वो होती हैं कि जिनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ओपोजिट हो. क्या हो, मैंने गलत बोल दिया. लाइक की बात करनी है पहले मैंने. लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो कि सेम डायरेक्शन में अप्लाई करी होती हैं. सेम डायरेक्शन में जो फोर्सेस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्स कहते हैं. ठीक है. अब देखो कि सेम डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं. एक F1 है इस डायग्राम पे. अगर आप आते हो देखो F1 की भी डायरेक्शन अपवर्ड है, F2 की भी डायरेक्शन अपवर्ड है. तो ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है. जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जो एक ही डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं. इस डायग्राम में F1 और F2 जो है ये लाइक फोर्सेस हो गई, लाइक पैरेलल फोर्स. अब हम आते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स. बेटे अनलाइक पैरेलल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें किसी भी बॉडी के ऊपर अगर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करी हों और तो उनकी डायरेक्शन जो है ओपोजिट हो. क्या हो, एक दूसरे से ओपोजिट डायरेक्शन हो. अगर यही आप लोग डायग्राम देखो, इसी को देखो, तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं. एक F2 यहाँ पे आ गई और F2 3 है. इन दोनों की डायरेक्शंस क्या है, ओपोजिट है. इसकी अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है. तो यहाँ पे जो F2 और F3 होगी ये क्या होंगी, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी. क्लियर हो गया, ये क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. क्लियर. आगे टॉपिक 4.2 आता है एडिशन ऑफ फोर्सेस. इन चैप्टर 2 वी हैव लर्नड अबाउट वेक्टर एंड देयर रिप्रेजेंटेंट. रिमेंबर दैट द रिजल्टेंट इज द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर एज फोर्सेस आर वेक्टर, so forces can be added by head to tail rule. To determine the resultant of two or more forces acting in the plane, the following example will explain its method. हम लोगों ने बेटे जब चैप्टर पढ़ा था अपना चैप्टर 2, वहाँ पे हम लोग वेक्टर्स पढ़ के आए. तो मैंने आपको बताया था कि हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, यानी कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. देन हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स की एडिशन कैसी होती है. वहाँ पे बेटे मैंने आपको समझाया था एक मेथड, हेड टू टेल रूल, कि सिंपल नंबर तो हो ना आपके पास, जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं कि आपने 5 kg और 2 kg आपने दो डिफरेंट आइटम्स लिए हैं, तो आप सिंपल उनको ऐड अप करोगे, 5 + 2 टोटल आपका 7 आ जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर क्या होता है कि हम ऐसी एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी हमने जो है वो शो करनी होती है. तो वेक्टर को शो करने के लिए हमारे पास एक डिफरेंट मेथड आता है एडिशन का, जिसको हम लोग क्या कहते थे, हेड टू टेल रूल कहते थे.
तो फोर्स भी बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को भी हमें एडिशन करने के लिए, फोर्स को ऐड अप करने के लिए भी हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बेटे? सेम वेक्टर्स वाला मेथड, यानी कि हेड टू टेल रूल मेथड ही हम यूज़ करेंगे। ये मेथड मैं आपको क्लियरली चैप्टर नंबर 2 में समझा चुकी हूँ। जिन बच्चों को जो न्यू आए हैं, जिनको समझ नहीं है बेटे, आप चैप्टर 2 में जाएं, चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट ओपन करें और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको डिटेल से जो हेड टू टेल रूल जो है वो एक्सप्लेन किया, वहाँ से जाके आप लोग अच्छी तरह से देख लें। कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मेरे से आस्क करें, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट्स पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 फोर्सेस हैं, F1, F2, F3। इनका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ठीक है, तीनों का, और तीनों के जो एंगल्स हैं वो दिए हुए हैं। अब आपने इनको ऐड करना है। सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे, हम लोग करेंगे एक सूटेबल स्केल चूज़ करेंगे। सूटेबल स्केल हमारा क्या होगा? लेट अस कंसिडर कि हमने 100 न्यूटन को क्या सपोज कर लिया, 100 न्यूटन को हमने सपोज कर लिया 1 सेंटीमीटर। क्लियर? सबसे पहले तो आप अपना सिंपल ग्राफ वाला वो जो मैंने बताया था, यहाँ पे ओरिजिन y डैश x और x डैश, यहाँ पे पॉजिटिव x की वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे x नेगेटिव की वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव y, यहाँ पे नेगेटिव y। और फिर आपकी फोर्सेस कितनी दी हुई हैं हमको? F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है। F1 का कौन सा एंगल था? 30 एंगल आप लोगों की मर्जी, आप अपने प्रोटेक्टर से बना लो, चाहे कंपास से बना लो। फिर F2 जो है 45 दिया हुआ, और F3 आपको क्या हुआ था? 16। सबके अलग अलग एंगल्स बना के वहाँ से आपने लाइन शो कर लेनी है। ये लाइन आपने कितनी लगानी है बेटे? हमने सूटेबल एक स्केल चूज़ कर लिया ना, तो F1 आपकी 200 न्यूटन थी, इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। 300 है ये, तो मैं करूँगी 3 सेंटीमीटर। 250 है तो मैं क्या इसकी लाइन लगाऊंगी? 1.5 लगा लूँगी। क्लियर हो गया? ये तो हमने सिंपल फोर्सेस को शो कर दिया विद डायरेक्शन एंड विद देयर मैग्नीट्यूड। इनके एंगल्स भी बता दिए, इनकी डायरेक्शन भी बता दी, इनकी लेंथ भी बता दी। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ, डैट इज एडिशन, यानी कि हेड टू टेल रूल मेथड की तरफ आते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखो बेटे, पहले मैंने F1 शो करनी है, मैं इसको आपको क्लियरली बता नहीं रही क्योंकि हम ये बड़ी डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। इसके साथ ही फिर आपको पता है यूं ही ऐसी लाइन ड्रॉ करते थे और इसके आगे हम लोग F2 शुरू कर देते थे, यही वाला F2। अब आप समझो कि इसका ओरिजिन F2 का ये है, इसको भूल जाओ। फिर मैं यहाँ पे F2 करूँगी, फिर ये F3 का ओरिजिन होगा। F3 की जो भी डायरेक्शन है, इस जगह पे आप लोगों ने क्या करना था, यहाँ पे 60 का एंगल बनाना था, और जहाँ पे 60 का एंगल बनता था आपका, वहाँ पे आपने लाइन शो कर लेनी थी। देखा मैंने बताया था ना, जहाँ से वो ख़त्म होगा वहाँ पे डॉटेड लाइन बना के 45 का एंगल बनाना है, और आपने 3 सेंटीमीटर लगानी है। जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होगी, डॉटेड लाइन लगा के यहाँ पे 60 का एंगल बनाओगे और नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करोगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, इसका हेड इसके हेड के साथ, इसकी टेल के साथ आपकी मिलनी चाहिए, और फिर आपने इसकी लेंथ मेजर करनी है। इसकी लेंथ आई 7.1 सेंटीमीटर। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी होगी? 7.1 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि ये तो हमने अपनी मर्जी से सेंटीमीटर का स्केल मेजर किया था ना, इसको दोबारा हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 700 न्यूटन हो गया, और 0.1 इज इक्वल्स टू 0.10 हो गया। तो हम ये जब इसको न्यूटन में रिकन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 7.1 वो हो जाएगा। और जब आप इसका एंगल मेजर करोगे तो इसका एंगल आपका कितना आएगा? 43 अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। क्लियर हो गया? बल्कि क्लियर ही था, दोबारा से हमने इसको रिवाइज कर लिया, इसको हम अच्छी तरह से जो है वो करके आ चुके हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे हम आते हैं, डैट इज पेज नंबर 82। आप ओपन करें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स we have learned so far that net force affect the linear motion of the object by causing it to accelerate. Such rigid object can also rotate, so we need to extend our concept of turning effect of a force. When we open or close a door, we apply force. This force rotates the door about its hinge. This is called turning effect of force. Similarly, we use turning effect of force when we open or close a water tap. Let us define some terms used in the study of turning effect of force. If a distance between 2 points of a body remain the same under the action of a force, it is called rigid body. इसको अंडरलाइन करें। During rotation, all the particles of a rigid body rotate along a fixed circle. As shown in figure 4.3, the straight line joining the center of the circle is called axis of rotation. In this case, it is OZ.
To observe the turning effect of force, let us perform an activity. Activity number 1. पहले मैं आपको ऊपर से समझा दूं कि एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं. चलो पढ़ लेते हैं. टेक योर क्लास टू प्लेग्राउंड वेयर अ सीसा इज अवेलेबल. लेट अ लाइटर चाइल्ड सिट ऑन द लेफ्ट साइड एंड हैवियर ऑन द राइट साइड ऑफ द सीसा. द डिस्टेंस ऑफ बोथ द चिल्ड्रन फ्रॉम द पिवट शुड बी इक्वल. The force exerted by each children is equal to his weight acting downward. Does the heavier child move down? Yes, because he is exerting large force. Now move the heavier child near to the pivot and the lighter child away from the pivot as shown in the figure. Ask the student what do they observe. You will see that the seesaw tilts to the opposite direction and the lighter child moves down. This showed that the turning effect of a force does not depend only its magnitude but also on the location where it acts. Therefore, we can say that the force greater the turning effect. Moreover, the larger the perpendicular distance of the force from the axis of rotation, the greater its turning effect. The line along which the force act is called the line of action. The perpendicular distance of the line of action of a force from the axis of rotation is known as moment arm of the force and simply moment arm. The moment arm of both children are shown in the figure 4.1. There are many other examples to observe the turning rotational effect of force. It is harder to open a door by pushing its point closer to the hinge as compared to push at the handle. That is why a door or window handles are always installed at larger distance from hinge to produce larger movement of force by applying less force. This makes the door be open or closed more easier. Similarly, it requires greater force to open a nut by a spanner if you hold it closer, such as a point A than at point P. हमने बेटे इस चैप्टर का जो सही अब टॉपिक था वो आज स्टार्ट किया. डैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होती है ये सारी बेटे मैं आपको भी डिटेल्स एक्सप्लेन करती हूँ. टॉपिक है आपका 4.3. टॉपिक का नाम है आपका हेडिंग है बेटे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है. हमने क्या अभी मैंने आपको बताया कि देखो किसी भी बॉडी के ऊपर जब मैं नेट फोर्स अप्लाई करती हूँ तो उस बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है. उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. क्या प्रोड्यूस होगी बेटे? एक्सेलरेशन. ठीक है. कभी कभार कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो रोटेट भी कर जाती हैं जब हम फोर्स अप्लाई करें. ठीक है. और यही कंसेप्ट हमने आगे लेके चलना है. जब किसी भी बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूँ, सपोज ये बुक है, मैंने फोर्स अप्लाई करके अपने पास ले आई, फिर मैंने फोर्स इसे पीछे रख दी. कभी कभार किसी भी चीज़ को मैं जो है वो रोटेट भी जो है इसे कर सकती हूँ. तो बेसिकली फोर्स ही है जो हर बॉडी में क्या करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है. और यही फोर्स जो है ये किसी बॉडी में एक रोटेशन भी प्रोड्यूस कर देती है. तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के कंसेप्ट पे हम जाते हैं. आपने कभी नोट किया हो बेटे आप लोगों के घर में जितने भी डोर्स लगे होते हैं, कोई भी डोर है तो डोर आप जब खोलते हो तो वो एक ही उसका पॉइंट होता है. ठीक है. सेंटर ऑफ रोटेशन. वो बंद हो रहा है, वो खुल रहा है, वो बंद हो रहा है, वो खुल रहा है. वो सेम एक ही तरह का काम कर रहा है बार बार जब आप देखते हो. ऐसे ही है. इसी तरह जब आप अपने वॉशरूम में या किचन में देखो टैप्स लगी होती हैं बेटे, वाटर टैप्स, उनको भी आप ओपन करो, बंद करो, खोलो, बंद करो, उनका भी वो भी सेम यही चीज़ है. बार बार करोगे ऐसी ही चीज़ होगी. ये तमाम की तमाम जो डेफिनेशंस है या ये जो मैंने आपको डोर की और टैप की एग्जांपल दी, ये सब की सब जो है ये हम लोग अब स्टडी करेंगे किसमें? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में. ठीक है. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई को स्टडी करने से पहले 2-3 चीज़ें हैं बेटे जो आपने याद रखनी है और जिनको समझना है. ठीक है. पहली चीज़ क्या है कि अगर कोई डिस्टेंस है आपका, कोई भी डिस्टेंस जो कि 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी के दरमियान में है, सेम रहता है. पॉइंट मैंने क्या कहा? कोई भी इफ़ द डिस्टेंस की बात हो रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी. क्या बात होगी? सपोज करो अपनी नज़रों के सामने आप लोग एक डोर ले आओ. ठीक है. अगर डोर के 2 पॉइंट्स हैं, डोर के मैंने बनाए हुए कोई भी, ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है हमेशा सेम रहता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो सेम रहता है डिस्टेंस. तो इस तरह के बेटे क्या कहते हैं? बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं. क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं. ये आपने डेफिनेशन याद करनी है. फिर क्या चीज़ है? ड्यूरिंग रोटेशन ऑल द पार्ट, जब हम रोटेट करते हैं कोई भी चीज़ तो रोटेशन में जो रिजिड बॉडी है उसके तमाम के तमाम पार्टिकल जो हैं वो रोटेट करते हैं.
और उसके बाद एक और डेफिनेशन आपकी आती है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। ठीक है, अगर आपके बुक में यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, आप गौर करो, यहाँ पे वो इस तरह आपको दिया हुआ है, ओरिजिन यहाँ पे 3 एक्सिस बताती हैं। जब हम डोर की बात करते हैं ना, जो आपका डोर है, अगर मैं इसको अगर शो करूँ तो जो अपवर्ड डोर का जा रहा होगा बेटे वो जेड एक्सिस होता है, जो इस साइड पे जा रहा है वो जेड है, वाई है, और जो अलॉन्ग इस तरह होगा ना वो क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक बॉडी दी हुई है, दिस इज रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी होगी। अब ये कभी ओपन हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है, कभी बंद हो रही है, कभी खुल रही है। ठीक है, तो ये जो बंद होना खुलना जो है ना, जिस पॉइंट पे, यानी कि आपका डोर है, एक दफ़ा इस तरफ जाता है, एक दफ़ा इस तरफ जाता है, तो ये चीज़ क्या होती है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में भी डायग्राम में भी आपको यही चीज़ समझाई हुई है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, डोर की एग्जांपल देके। डोर है ना आपका, डोर अगर जो आपका वर्टिकली अपवर्ड जा रहा होता है ना बेटे, उसको आप लोग जेड से शो करते हो, जहाँ से नीचे से विड्थ में कम होता है, लेंथ में लंबा होता है, लेंथ उसका जेड होगा, विड्थ उसकी वाई होगी, और जो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन है, जहाँ तक दरवाज़ा आपका जा रहा है बाहर की तरफ, आपके फ्लोर के ऊपर आ रहा है, वो क्या होगा, वो उसका एक्स पॉइंट होगा। ठीक है, डोर अपने उधर अपनी जगह पे अटैच है, वहाँ से वो हिल नहीं रहा। ठीक है, उसका एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा सेम रहता है। ऐसे ही है ना, एक्शन ऑफ फोर्स सेम रहता है ना, जब मर्जी डोर ओपन करो बंद करो, डोर की एक्शन यही रहना है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि डोर भी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, जिस पॉइंट पे, जिस स्ट्रेट लाइन में जो सेंटर ऑफ सर्कल एक बन रहा है, यानी कि जो लाइन बन रही है डोर ओपन होने में बंद होने में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। क्लियर हो गया, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, एक हमने पढ़ ली रिजिड बॉडी, एक हमने पढ़ लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे आपकी बुक में बेटे एक एग्जाम्पल आई हुई है। एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है कि 2 स्टूडेंट्स लेने हैं, एक लाइट वेट है और एक वेट जो है हैवी है। ये दोनों स्विंग पे बैठे हैं, और स्विंग का नाम क्या होता है, सीसा। देखा हुआ है ना आप लोगों ने, सीसा ऐसे होता है, यहाँ से जुड़ा होता है, और 2 स्टूडेंट बैठते हैं, एक ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। ये क्या है, दिस इज सीसा। ये एक स्विंग है जो अक्सर प्लेग्राउंड्स में होता है। इस एग्जाम्पल में क्या किया कि सीसा पे 2 स्टूडेंट्स को बिठा दिया, 2 बच्चों को बिठाया। एक बच्चा क्या था, हैवी वेट था, और एक क्या था, लाइट वेट था। क्लियर हो गया। दोनों बच्चों का जो जहाँ वो पॉइंट जहाँ से सेंटर से सीसा अटैच होता है उसको क्या कहते हैं, पिवट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिवट कहते हैं। ठीक है, अब दोनों बच्चे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे वो उनके वेट के बराबर थी, और वेट जो है वो कहाँ कर रहा था, डाउनवर्ड। आप लोगों ने पढ़ा था ना, W=mg, m उसका बच्चे का मैस, और g क्या है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ की अट्रैक्शन है, जिससे अर्थ जो है उस बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और वो नीचे जाता है। ऐसे ही होता है। अच्छा, अब ये दोनों अगर बैठे रहे तो ये ना बैलेंस में रहा, लेकिन जैसे ही जो हैवी वेट बच्चा है, जिसका वेट ज़्यादा है, वो थोड़ा सा आगे आ जाता है। किसके पास आ जाता है, पिवट के पास अगर आ जाए तो हैवी चाइल्ड वाला बच्चा जो है इट मूव डाउनवर्ड। ऐसा हुआ, यस ऐसा ही होता है। क्यों, क्योंकि जो बच्चा जिसका वेट ज़्यादा था उसने क्या किया, उसकी फोर्स ज़्यादा थी, उसका वेट ज़्यादा था, उसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की, और सीसा जो है वो नीचे हो गया। अगर वो पहले दो पॉइंट्स लेने हैं आपने। ठीक है, एक में आपने लेना है जब हैवी जिसका वेट ज़्यादा है जिस बच्चे का, उसको अगर हम लोग उस चाइल्ड को अगर हम पीछे बैठाएं ना, कि दोनों का डिस्टेंस पिवट से जब सेम था, तब क्या हुआ था कि सीसा जब पे दोनों बच्चे बैठे जिसका वेट ज़्यादा था, वहाँ से सीसा जो है वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव कर लेगा। उसके बाद आपने नंबर 2 करना है कि आपने ये करना है कि जो हैवियर चाइल्ड है उसको पिवट के पास कर देना है और करीब कर देना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आना है। ठीक है, अब यहाँ पे लाने से क्या होगा बेटे, आपने ऑब्जर्व करना है कि जो लाइटर बच्चा था वो नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइटर बच्चा नीचे चला जाएगा। जब यहाँ पे था ना ये, तब वो नीचे नहीं गया, तब ये ऊपर गया। ठीक है, और जब ये बिल्कुल पास इसके आ जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये क्यों जाएगा, ये बेटे अब मैं आपको सारा बताती हूँ। ये क्यों नीचे गया, ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट। क्या, किसके इफेक्ट की वजह से, टर्निंग इफेक्ट की वजह से।
जो बच्चा नीचे चला गया, ये हुआ क्या था, मैंने आपको क्या बताया बेटे, ये टर्निंग इफेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का बेटे, वो ना सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की तरफ बल्कि वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसकी पोजीशन? फोर्स की पोजीशन पे, कि किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है वो जो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं बल्कि उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स ग्रेटर होगी, अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो आपका टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगी तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ ली, जितना ज़्यादा आपका perpendicular distance होगा, larger the perpendicular distance from the axis of rotation, axis of rotation तो ये है ना पिवट, तो जितना वो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा उतना आपका टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि क्या मैंने बता दिया, लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द ग्रेटर इज इट्स टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, वो लाइन जिस पे फोर्स एक्ट करती है, को क्या जगह बता दी मैंने, वो लाइन जिस पे फोर्स एक्ट करेगी बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, या ये तो सिंपल हम लाइन ऑफ एक्शन कह लेते हैं ना इसको। ये बात आपने याद रखनी है। देखो लाइन ऑफ एक्शन उसको कह लेंगे, और जो प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैंने अभी बात की थी, प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, वो लाइन जिस पे डिस्टेंस जो है प्रीपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस होगा उस फोर्स को जो रोटेशन प्रोड्यूस करी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूवमेंट आर्म कहेंगे। हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, मैंने एक्सपेरिमेंट आपको बताया कि दो बच्चे हैं जो दो सीसा पे बैठे हैं, एक बच्चे का वेट ज़्यादा है, एक बच्चे का वेट कम है। ठीक है, हमने पढ़ लिया, और हमने क्या कहा कि आप खुद भी आप ऑब्जर्व करो, आप सीसा पे कभी बैठो ना तो जिसका वेट ज़्यादा होता है ना वो सीसा को अल्टीमेटली नीचे ले जाता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो उसका मैस W=mg होता है ना, आपको पता है ना। अगर मैस ज़्यादा होगा तो वेट अल्टीमेटली खुद ही ज़्यादा होगा, और वेट कम होगा तो वो भी कम हो जाएगा। तो जो हैवी बच्चा है वो क्या करेगा, वो सीसा को डाउनवर्ड ले जाएगा, और वो बच्चा जिसका वेट कम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर जो लाइट वाला बच्चा है ना, जिसका वेट लाइट है, मैं क्या बता रही हूँ, जिसका वेट लाइट है, अगर वो आगे आ जाए, अपना पॉइंट जो है वो चेंज कर ले, पिवट के पास आ जाए, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा उस केस में। ये सारा कुछ आपने खुद भी ऑब्जर्व करना है बेटे, जाके देखो, प्लेग्राउंड में जाओ और चेक करो फिर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हैवियर चाइल्ड जो है पिवट के नज़दीक आता जाएगा, लाइटर चाइल्ड जो है वो पिवट से दूर जाता जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ ली। एक हमने पढ़ लिया कि टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है बेटे वो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है बल्कि वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या, टर्निंग इफेक्ट, एक मैग्नीट्यूड पे और एक लोकेशन पे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर हम लोग ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी फोर्स जो है वो कम अप्लाई करोगे तो टर्निंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। फिर हमने क्या पढ़ लिया, द लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट भी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ी लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, वो लाइन, वो बेटे लाइन जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, जिस पे फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, वो लाइन जिस पे फोर्स एक्ट हो रही होती है। अगली डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है मूवमेंट आर्म की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मैंने अभी आपको लाइन ऑफ एक्शन बताई ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जहां से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, मूवमेंट आर्म कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन करो, इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। आगे आपको बताया हुआ है कि हम ये जो हमने अभी एग्जांपल की है ना सीसा की, ये क्या चीज़ है बेटे, ये मूवमेंट आर्म है। यानी कि पिवट से लेकर इस बच्चे का जितना डिस्टेंस है दिस इज मूवमेंट आर्म, इस बच्चे का पिवट से जितना डिस्टेंस है ये एक मूवमेंट आर्म है। ठीक है, और देयर आर मैनी एग्जांपल्स। हम अपने इर्द गिर्द देखें तो टर्निंग इफेक्ट और रोटेशन इफेक्ट की जो है वो बहुत सारी एग्जांपल जो हैं वो हमारे नज़दीक हैं, हमारे घर में इवन कितने एग्जांपल हैं। सबसे पहले एग्जांपल इसकी आप लोग डोर देखो, डोर जो है एक रिजिड बॉडी है, एक ही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपका दरवाज़ा या
बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। आपके जो किचन के कैबिन्स हैं वो बाजू का एक डाउनवर्ड है, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, एक ही उनका जो है जो एक पिवट है, और इसी तरह उनकी जो है एक ही मूवमेंट आर्म है, और एक ही तरह से वो जो है बार बार जो है वो अपनी मतलब शो करते हैं मूवमेंट, ठीक है। दूसरी फिर आपको एक और बात भी बता दी कि जब आप डोर या विंडो देखते हो ना, तो जब इनको इंस्टॉल किया जाता है तो इनका हिंज क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे ये अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप गौर करना अपने दरवाजे को, तो यहाँ पे हुक्स लगी होती हैं, कुछ नेल्स लगे होते हैं, जिनके साथ आपका दरवाज़ा, आपकी बाहर वाला जो फ्रेम है लकड़ी का वुडन फ्रेम होता है उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। इनको हम हिंजेस कहते हैं। तो ये जो आपके हैंडल होते हैं ये हिंज से जो हैं ये ज़रा थोड़े सारे अलग करके लगाए होते हैं। यहाँ पे एक हिंज है, अगर यहाँ पे हिंज है तो आपका हैंडल जो है वो सेंटर में लगेगा, ठीक है। लार्जर डिस्टेंस यानी कि हिंज से डिस्टेंस से लगाते हैं। अगर यहाँ पे एक हिंज है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका यहाँ पे लगा, हमने सेंटर में लगाया है। इसकी वजह से क्या होता है कि डोर को खुलने और बंद होने में बेटे आसानी होती है, ठीक है। और इट रिक्वायर्स क्या है, ग्रेटर फोर्स टू एक्ट। अगर दूसरी एग्जांपल आपको जो दी हुई है वो आपको एग्जांपल दी हुई है स्पैनर की, यहाँ पे ये बना हुआ है बेटे। इस ये तो आपने सबने देखा होगा घरों में, अक्सर हमारे ये इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप लोग देख रहे हो, मैंने सॉरी बुक नीचे नहीं की थी, दोबारा बता देती हूँ। मैंने आपको डोर का बताया है कि डोर में बेटे हिंजेस लगे होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये हिंजेस क्या करते हैं, ये डोर को डोर के फ्रेम के साथ जोड़ने में हेल्प आउट करते हैं। यहाँ पे आपने अपने दरवाजे को गौर से नोट करना आप लोग। तो जब भी डोर का हैंडल होता है वो इनसे डिस्टेंस पे लगाया जाता है, ठीक है, ताकि डोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ज़रा इजी हो जाए। दूसरी एग्जांपल आपको टर्निंग इफेक्ट की दी हुई थी। ये एक ऑपरेटस है, छोटा सारा इंस्ट्रूमेंट, सॉरी कह लो ऑपरेटस तो नहीं क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैनर कहते हैं। स्पैनर का मेन फंक्शन क्या होता है बेटे, इससे हम कोई भी नट जो है उनको खोलते और बंद करते हैं, नट्स को, ठीक है। और अगर ये आपको डायग्राम दी हुई है तो इसमें भी आपको बताया हुआ है, इट रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स टू ओपन अ नट। अगर स्पैनर जो है क्लोजर पॉइंट ए से अगर जो है अगर आपने पकड़ा हो या आपने पॉइंट बी से पकड़ा हो, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ऐसे स्पैनर पकड़ोगे, आप नट को ओपन करो अगर, तो या तो आप यहाँ से पकड़ोगे या आप यहाँ से पकड़ोगे, ठीक है। फिर आपको क्या बता दिया है, इट रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स टू ओपन और नट बाय स्पैनर इफ़ यू होल्ड इट क्लोजर सच एज पॉइंट ए देन पॉइंट बी। अगर आपने यहाँ से पकड़ के नट ओपन किया तो नट ओपन करना आपके लिए ईजी होगा, और अगर पॉइंट ए से करोगे तो नट ओपन करना आपके लिए जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे करोगे तो कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पहले पढ़ा फोर्स के बाद मैंने आपको पैरेलल फोर्सेस पढ़ाई, फिर हमने दो तरह की पैरेलल फोर्सेस पढ़ी, एक लाइक पढ़ी, एक अनलाइक पढ़ी। फिर हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा। एडिशन ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको बताया कि फोर्सेस को हम लोग हेड टू टेल रूल से जो है एड अप करते हैं। उसके बाद हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने 2-3 नई टर्मिनोलॉजीज बेटी पढ़ी। रिजिड बॉडी पढ़ा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा, फिर हमने लाइन ऑफ एक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने मूवमेंट आर्म पढ़ा, फिर हमने दो एग्जांपल्स की इसकी टर्निंग इफेक्ट की, एक मैंने स्पैनर बताई और एक मैंने क्या बताई, डोर की। ये दोनों चीज़ें आपके घरों में अवेलेबल हैं। डोर तो हर घर में ही होता है, ठीक है, और स्पैनर भी तकरीबन ऑलमोस्ट हर घर में ही पड़ा होता है। इन दोनों चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना खुद से। जब तक हम चीज़ों को खुद ऑब्जर्व नहीं ना करते तो बेटे वो क्लियरली समझ नहीं आती। जब आप खुद उसको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छा क्लियरली समझ आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके साथ ही मैं भी आपसे जो है अब इजाज़त चाहती हूँ बेटे। अल्लाह हाफिज़।